गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में कृतिका के दूसरे चैप्टर मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें मृदुला गर्ग ने अपने परिवार, अपनी नानी, अपनी बहनों, अपनी माता पिता आदि के स्वभावों का वर्णन किया है कि हम बहनें, हमारी नानी और हमारी माँ किस प्रकार थे और वो एक दूसरे के पिताजी कैसे थे, एक दूसरे के स्वतंत्रता का, विचारों का किस तरह से सम्मान करते थे। इन्हीं का वर्णन इसमें गर्ग जी ने किया है। तो आइए हम इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए, इसमें लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। चूँकि माँ है तो निश्चित है कि नानी रही होंगी, इसीलिए कह रही है कवित्री, लेखिका जो है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, यानी स्पष्ट है कि माँ है तो माता उसकी रही होंगी जो मेरी नानी थी, और लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं था, अर्थात मेरे बड़े या समझदार होने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। लेखिका कह रही है कि मैंने नानी से कहानी नहीं सुनी थी, शायद इसी के दंड स्वरूप हम तीनों बहनों को बड़ी होने के बाद स्वयं ही कहानियाँ कहनी पड़ी थी, अर्थात लिखनी पड़ी थी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। लेखिका कह रही है कि मैंने नानी से कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने नानी की कहानी अर्थात नानी के बारे में ज़रूर सुना था, और जब मैंने नानी के बारे में सुना था तो मुझे वो बातें उतनी समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसकी असलियत या उसकी वास्तविकता नानी ऐसी क्यों थी, यह बात मुझे बाद में आकर के पता चली। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नसी औरत थी। पर्दा नसी यानी पर्दा करने वाली। लेखिका कहती है कि मैं पहले इतना ही जान सकी थी, यानी जब मैंने नानी के बारे में सुना था तो मैं केवल इतना ही जानती थी कि मेरी नानी जो थी वह एक अनपढ़, पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने वाली और पर्दा करने वाली महिला थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। लेखिका कह रही, जब इसकी नानी की शादी हुई तो इसके नाना जो थे उसकी नानी को छोड़कर वह वकालत पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नानी जो थी वो भारतीय परंपरा के अनुसार रह रही थी, और लेखिका के नाना जी जब विलायत से पढ़ करके आते हैं तो उन पर अंग्रेजियत का असर था, लेकिन उनके अंग्रेजियत का असर का नानी के अपने परंपरागत रीति रिवाज या रहन सहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। और लेखिका कहती है कि मेरी नानी ने अपने पति से मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, यह बात भी कभी जाहिर नहीं की। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वह एकदम मुंहजोर हो उठी। लेकिन नानी, लेखिका कहती है कि मेरी नानी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, कम उम्र में हो चुकी थी, और उस समय मेरी माँ की उम्र लगभग 15 वर्ष थी। तो अपनी बेटी की शादी की फिक्र उन्हें सताने लगी और जिससे वो मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर का मतलब जो पर्दा नसी औरत थी, किसी से जल्दी से बोलती तक नहीं थी, उन्होंने अब इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संभवतः ये उनके बेटी की जीवन का सवाल था, इसीलिए वो थोड़ा पर्दे से बाहर आने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, और उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं आपके दोस्त जो स्वतंत्रता सेनानी हैं प्यारेलाल शर्मा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। लेखिका कहती है कि मेरी नानी की इस तरह की बातों को सुनकर सब लोग अवाक रह गए, दंग रह गए कि अरे, जिस महिला ने, जिस स्त्री ने कभी खुले मुंह से अपने पति से बात नहीं की है,
आज वह किसी गैर मर्द के सामने क्या बात करना चाहती है, उससे क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरे नाना ने मौके की नजाकत को देखते हुए अर्थात समय को देखते हुए उन्होंने सवाल जवाब में अपना समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत उन्होंने अपने मित्र को बुला लिया और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया और उन्हें अपनी पत्नी के सम्मुख प्रस्तुत किया। अब जो नानी ने कहा वह और अभी हैरत अंगेज था। लेखिका कहती है कि अब तक तो ठीक था, लेकिन नानी ने नाना के दोस्त से जो कहा वह और भी लोगों को चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। लेखिका कहती है कि मेरी नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि आप मुझको यह वचन देंगे कि मेरी बेटी के लिए वर आप ढूंढेंगे, आप ही उसकी शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करेंगे। और मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। लेखिका की नानी कह रही हैं कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि बेटी की शादी साहबों के फरमाबदारों से हो, अर्थात साहबों जो साहब हैं उनकी जी हजूरी करने वाले किसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी हो, मेरी यह इच्छा नहीं है। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यानी लेखिका की नानी ने कहा कि मैं किसी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से ही अपने बेटी की शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उससे मेरी बेटी की शादी करवाइएगा, क्योंकि साहबों की जी हजूरी या चापलूसी करने वाला दामाद मुझे नहीं चाहिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। लेखिका कहती है कि नानी की इन बातों को सुन करके कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था, जान नहीं सकता था कि जो महिला स्वयं ही अपने आप को कभी स्वतंत्र जिसने नहीं महसूस किया, वह उसके हृदय में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इस तरह का जुनून रहा होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वो निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। लेखिका कहती है कि लेकिन मैं बाद में समझ पाई कि मेरी नानी भी अपने निजी जीवन में इस तरह स्वतंत्र विचारों की रही होंगी, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में किसी की दखल को पसंद नहीं किया होगा। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी मेरे नाना अर्थात अपने पति के जीवन की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं की, ना उसमें साझेदारी की और ना ही ये स्वयं उनके रीति रिवाज या उनके रहन सहन के अनुसार अपने आप को ढाली, ना उसमें समझदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। लेखिका कहती है कि ना उन्होंने अपने पति को अपने अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनके अनुसार वो स्वयं भी नहीं ढली, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार ही जीना चाहती थी और इसी तरह से वो अपनी जीवन जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका कहती है कि पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से, यानी लोग जो है आज के समय में घर के जीवन को एक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी मानते हैं, लेकिन लेखिका कहती है कि भले ही वो क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन हम अपने तरीके से जिएंगे, हम दूसरे के अनुसार अपना जीवन नहीं यापन करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता मालूम पड़ती है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।